नमस्कार दोस्तों। और आज फिर से नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। पशु पोषण जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चारा संरक्षण की जो तरीके थे। कंजर्वेशन ऑफ फूडर चारा संरक्षण के अंदर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था हे, यानी किस तरह से सूखा चारा है उसका संरक्षण किया जाता है। आज इस चैप्टर में और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से गीले चारे का संरक्षण कर सकते हैं। सूखे चारे का संरक्षण करने के लिए हमने हे को पढ़ा था, हे के बारे में अच्छी तरह से समझा था, क्या क्या उसकी विशेषता होती हैं, कौन कौन सी फसलें होती हैं, कैसे उसका उपयोग लिया जाता है। आज बात करेंगे हम चारा संरक्षण में आगे कंटिन्यूस में। चलो लेट स्टार्ट। चारा संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ फूडर, कंजर्वेशन ऑफ फूडर में हमारा आज का टॉपिक रहेगा साइलेज। क्या है दोस्तों आज का टॉपिक? साइलेज। साइलेज, ये साइलेज क्या होता है हमको पता है। पिछले टर्म पे हमने डिस्कस किया था कि चारे को संरक्षित दो तरीके से कर सकते हैं। सूखे चारे की अवस्था में जिसको हे बोला गया था, और जो साइलेज है वो क्या होता है? गीला या हरा चारा। गीले या हरे चारे को संरक्षित करना कहलाता है, साइलेज कहलाता है। तो कैसे संरक्षित करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा। कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन का मतलब है नियंत्रित किण्वन विधि द्वारा चारे की नमी बनाई रखें, पोषक तत्व बने रखें और उसको संरक्षित करके पशु को खिलाना साइलेज कहलाता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन, नियंत्रित किण्वन के द्वारा। तो जो उसका सिद्धांत है वो मैं लिख देता हूँ। प्रिंसिपल क्या है साइलेज का? नियंत्रित किण्वन, और नियंत्रित किण्वन को अंग्रेजी में लिखेंगे कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन। कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन नियंत्रित किण्वन द्वारा चारा संरक्षण। चारा संरक्षण साइलेज कहलाता है, ये इसका प्रिंसिपल है। तो देखिएगा किस तरह से कंट्रोल्ड किण्वन के द्वारा चारे को संरक्षण किया जाता है। जैसे हम बता रहे हैं किण्वन तो बहुत सारे लोग जानते होंगे। किण्वन की जो प्रक्रिया है, अभिक्रिया है, ये केमिकल प्रक्रिया है एक। इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो खाद्य पदार्थ है जिसका हम संरक्षण कर रहे हैं चारे का, उस चारे में बिल्कुल अवायवीय वातावरण होना चाहिए। अवायवीय मीन्स एनारोबिक, जिसमें ऑक्सीजन या हवा नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन रहित वातावरण में जब कोई चीज़ घटित होती है, कोई अभिक्रिया होती है, तो वो होती है अवायवीय घटना, और अवायवीय घटनाओं में ही फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन की क्रिया कहाँ पे होती है दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर वायु, एयर या ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है वहाँ पर फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया होती है। कि ये बात क्लियर हुई? उस अवायवीय वातावरण के अंदर जब चारे को रखेंगे और चारा को रखेंगे तो वो एक अन्य उत्पाद बनाएगा, और उत्पाद किण्वन में क्या बनता है? एक तो शुगर बनता है, एल्कोहल बनता है और एसिड बनता है। तो जो एसिड और एल्कोहल बना, वो एसिड और एल्कोहल, अम्ल और जो एल्कोहल बनता है, वो ही प्रिजर्वेशन करता है, वो ही संरक्षण का काम करता है। जो उस अवायवीय किण्वन की विधि में उत्पाद बनता है, वो उत्पाद ही उसको संरक्षित करने का काम करता है। आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कौन सी फसलें इसके लिए हमको लेनी है। तो वो स्टार्टिंग करेंगे इसके लिए फसलें। फसलें कौन कौन सी ले सकते हैं? तो फसलें लेने के लिए क्या है हमारे पास? उसके लिए जो रिक्वायरमेंट क्या है? मोटे तने वाली, मोटे तने वाली व जिसमें घुलनशील
घुलनशील शर्करा उपलब्ध हो, ऐसी फसल, ऐसी फसल जिसमें मोटा तना हो और नमी की मात्रा एवं व नमी युक्त हो, नमी युक्त हो। घुलनशील शर्करा, घुलनशील शर्करा या कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी फसल होती हैं? क्यों? क्योंकि हमको किण्वन करवाना है। किण्वन के लिए जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, जो हमारा पदार्थ होता है, वो होता है शर्करा होती है। शर्करा का जब किण्वन बनता है तो उसके अंदर एल्कोहल और अम्ल का निर्माण होता है, और एल्कोहल और अम्ल का निर्माण ही इसको प्रिजर्व करता है। तो मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी फसलें जो इस कैटेगरी में आ सकती हैं। तो मुख्य फसलें, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण है फलीदार की बात करूं मैं, मोटे तने वाली मक्का, ज्वार, बाजरा। मक्का, ज्वार, बाजरा, और फलीदार में रिजका और बरसीम, ये फसलें हो सकती हैं। परंतु क्वेश्चन ये आएगा कि इनमें से हमको एक को लेना है, तो कौन सी को लिया जाना चाहिए, कौन सी को लिया जाना चाहिए? तो सबसे जो बेस्ट फसल है वो है मक्का, ये ध्यान रखना। सबसे बेहतर या सर्वोत्तम फसल साइलेज निर्माण के लिए कौन सी है? मक्का। अब मक्का क्यों है? क्योंकि इसके अंदर घुलनशील शर्करा होती है, मीठी होती है। अगर हम मक्के के तने को काट के खाएंगे तो उसमें जूस होता है, रस होता है। रस होता है तो शर्करा होगी और नमी भी होगी, तो मोटा तना उसका। इसलिए इस कैटेगरी में सबसे जो बेस्ट सर्वोत्तम फसल है वो है मक्का। मक्का मीन्स अंग्रेजी में मेज, और वैज्ञानिक नाम है इसका जिया मेज, जिया मेज। ठीक है, ये इसके फसलों के हो गए। अब मैं बात करूं तो कौन कौन सी फसल जो मैंने बताई हैं आपको, यहाँ देख लेते हैं। ये आपने देखा कौन सा पौधा है? मक्का, जिसको अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहा है। मक्का का भुट्टा होता है, ये भुट्टा है, और ये इसका तना है। तो ये कैसा होता है? घुलनशील शर्करा युक्त, घुलनशील शर्करा, तभी तो मीठा होता है ये। घुलनशील शर्करा युक्त तना, नमी, नमी युक्त, ये दो बात होनी चाहिए। नमी युक्त और घुलनशील शर्करा युक्त, ये इसके अंदर होना चाहिए। ऐसे ही ये हमारा ज्वार है, तो ज्वार में भी ये स्थिति होती है, और बाजरा, इसका भी ऐसी स्थिति होती है। बाजरा, बाजरा क्लियर? तो मक्का, ज्वार, बाजरा, ये जो फसलें मोटे तने वाली होती हैं, जिसमें रस होता है, रसीले होते हैं, नमी होती है, घुलनशील शर्करा होती है। अगर इन फसलों को हम उपयोग में लेंगे तो उनसे साइलेज बन जाता है। अब बात आती है कि इनकी जो कटिंग है वो कब करनी चाहिए। तो कटाई का समय, कटाई का समय, क्योंकि इनको काटेंगे, पहले काट के इनकी टुकड़े बना लेंगे, चॉपिंग कर लेंगे। तो कटाई का समय है फ्लोवरिंग, फ्लोवरिंग से मिल्किंग स्टेज तक। कहाँ तक है? फ्लोवरिंग, फ्लोवरिंग मानी पुष्प, पुष्प अवस्था से मिल्किंग, मिल्किंग, मिल्किंग मतलब दुग्ध अवस्था के बीच। जब उसमें फ्लोवरिंग से मिल्किंग अवस्था होती है तब फसल की कटाई होनी चाहिए। कब ये कहाँ मिलेगा हमको फ्लोवरिंग या फिर मिल्किंग? ये जो भुट्टा है, इसमें यहाँ पर भुट्टे के अंदर दाने आते हैं, ये यहाँ मिलेगा हमको, इस भुट्टे के दाने में। इसके दाने कैसे होने चाहिए? जिनमें दूध आ रखा हो,
दूध, कच्चे हों दाने, वहाँ तक। और कहाँ से स्टार्ट करना है? जब उसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो, जिसमें फूल स्टार्ट हो। जैसे ही मक्के में फूल आएंगे और फूल से हमारा जो कच्चा दूध का जो दाना है वहाँ तक की अवस्था में इसकी कटिंग करनी चाहिए। जब क्या होता है, इसके अंदर अधिकतम पोषक तत्व इकट्ठे रहते हैं पौधे में, अधिकतम पोषक तत्व इकट्ठे रहेंगे तो उसी अवस्था में कटाई करेंगे तो उससे अच्छा पोषकता वाला हमारा साइलेज का निर्माण होगा। ये बात आपको समझ में आई? कौन कौन सी फसल लेंगे और फसलों में जो कटाई है वो कटाई का समय क्या होगा। कटाई के बाद क्या करते हैं, कटाई कर ली और कटाई के बाद फिर इसकी क्या करेंगे दोस्तों हम, कुटाई। ये कटिंग है, कटिंग और कुटाई। कुटाई मीन्स चाफिंग, CHAFFING, चाफिंग। कुटाई, ये कुट्टी कर ली इसकी, ये हो गई कुट्टी, कुट्टी कर ली। और कुट्टी को मशीन से या कोई हमारा कोई और भी मैनुअली भी कर सकते हैं। ये करते हैं, इसको भर देते हैं, भराई गोदाम में, फिर इसको दबाते हैं। ये क्या, प्रेशरिंग। प्रेशर से इसको दबाया जाता है जिससे कि कोई भी इसमें ऑक्सीजन नहीं रहे, बिल्कुल पैक हो जाए। ये जो कुट्टी की है काट काट के उसको दबाते हैं, या ट्रैक्टर की मदद से दबा सकते हैं, या और कोई हम पैरों से दबा सकते हैं अगर छोटा है तो, या और कुछ तरीके से इसको दबा देंगे जिससे इसके अंदर कुछ भी हमारा हवा का या कुछ एयर कुछ नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर, बिल्कुल अवायवीय करने के लिए दबाते हैं। क्योंकि हवा या ऑक्सीजन को निकालने के लिए, हवा या ऑक्सीजन को निकालने के लिए इसको बिल्कुल दबा देते हैं। यहाँ छोटे टुकड़े करेंगे, पहले टुकड़े करके कुट्टी कर ली, कुट्टी करने के बाद उसको भर देंगे, भरने के बाद उसको दबाते हैं। दबाने से वो एकदम पैक हो जाएगा। जो उसके अंदर छोटे मोटे कोई होल होंगे, कोई कहीं जगह होगी, स्पेस होगा, तो वहाँ जो हवा होगी वो हवा बाहर हो जाएगी, दबाने से एकदम पैक हो जाएगा, टाइटली पैक। तो ऑक्सीजन निकालनी है क्योंकि हमको क्या करना है, हवा को बाहर निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि अवायवीय करने के लिए, अवायवीय स्थिति करने के लिए। अवायवीय मीन्स ऑक्सीजन की अनुपस्थिति करना है वहाँ पर। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। उसके बाद क्या करते हैं हम, पैकिंग करते हैं। पैकिंग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ये जो पैकिंग है, ये पैकिंग है, ये पैकिंग क्या है, साइलो बैग। ये बैग हैं, थैले हैं, ये थैले, थैलों में पैक कर सकते हैं, पॉलीथीन के थैले में। इस मशीन द्वारा, पैकिंग मशीन है ये इधर से आया और उसमें पैक होता गया, और पैक होने के बाद यहाँ से शिफ्ट करते गए, इकट्ठे कर दिए, यहाँ पर ये स्टोरेज कर लिए, स्टोरेज करके जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वहाँ भेज देते हैं इसको। ये क्या पैकिंग करनी है, छोटी पैकिंग करने की। ये किस टाइप के हैं, ये बैग, साइलो बैग, ये साइलो बैग हैं। क्लियर बात? अब हम बेसिक चीज़ों पे दोबारा से आ जाते हैं। लास्ट में इसका कलर इस तरह से होना चाहिए। उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ ये सारी घटनाएं होती कैसे हैं। तो सबसे पहले हमने जो इसका प्रिंसिपल है उसको हम आधार बनाते हैं। ये बातें मैंने आपको समझाई। तो जब घुलनशील शर्करा होती है, घुलनशील शर्करा, ये किस में होती है, पादप में। जो पादप में घुलनशील शर्करा होती है उसको हमने प्रेस कर लिया, दबा लिया। अब वहाँ क्या होगा, अवायवीय स्थिति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अवायवीय स्थिति। अवायवीय स्थिति, अवायवीय स्थिति में जो घुलनशील शर्करा होती है उसके साथ क्या होगा, बताइए क्या होगा। मैंने बताया था नियंत्रित किण्वन होगा।
कटाई करने के बाद, कुटाई करने के बाद भर दिया, भरने के बाद बिल्कुल हवा निकाल दी। हवा निकालने की स्थिति में वहाँ पर एवाईबी किण्वन होगा, और एवाईबी किण्वन में नियंत्रित किण्वन होता है, और उसमें जो उत्पाद बनता है किससे, घुलनशील शर्करा से, वो उत्पाद का नाम क्या होगा हमारे यहाँ पर अम्ल होगा। तो यहाँ पर अम्ल बनता है कौन सा, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का निर्माण यहाँ पर होता है। अब बात आती है कि घुलनशील शर्करा में, जो हमारी घुलनशील शर्करा है पौधे में, वो कितनी होनी चाहिए लगभग, तो वो भी आपको याद रखना है। वो मैं लिख देता हूँ कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों घुलनशील शर्करा होनी चाहिए कम से कम 6 से 7%। ये घुलनशील शर्करा अगर पौधे में है। दूसरा नमी, टोटली जो फाइनली जो हमारा ये होता है उसके अंदर नमी की मात्रा, और लैक्टिक एसिड अम्ल है वो 8 से 12% उसमें उत्पाद में होना चाहिए साइलेज में। ये किस में, साइलेज की जो कटिंग है उसके अंदर। यहाँ नमी प्लस नमी, इसी में जो नमी है वो नमी हमारी जो होती है वो कितनी होती है, 60 से 70% ये नमी होती है। साथ में एल्कोहल भी बनता है। एल्कोहल बनने से, एल्कोहल और एल्कोहल बनने से क्या होता है, ये एल्कोहल क्या देता है, खुशबू देता है। खुशबू, सुगंध देता है, सुगंध प्रदान करता है। और लैक्टिक अम्ल क्या प्रदान करता है, चारे का संरक्षण करता है। चारे का संरक्षण कैसे करेगा, पीएच द्वारा। पीएच 3.5 से 4 के आसपास इसकी पीएच रहनी चाहिए, जब जाके उसका संरक्षण होगा। इस तरह से ये जो पूरी अभिक्रिया है साइलेज के अंदर होती है। मीन्स जो हमारा घुलनशील शर्करा है ये किस में हो रहती है, हमारा जो पौधा है उसके अंदर रहती है। ये कोई पौधा है हमारा मक्के का, उसमें ये घुलनशील शर्करा रहती है। उसमें जब कटिंग करने के बाद टुकड़े बनाने के बाद उसको गड्ढे में प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद उसको एवाईबी स्थिति पैदा कर दी, पूरी हवा उसमें से निकाल दी। जब प्रेस कर लेते हैं तो 1-2 दिन बाद पूरी हवा उसमें से निकल जाती है, पूरा एवाईबी हो जाता है। ढक देते हैं पूरी तरह से उसको। ढकने के बाद बाहर से भी उसमें कोई हवा नहीं आएगी, पानी भी नहीं आएगा, जिसकी वजह से पूरी तरह से एनएरोबिक कंडीशन हो जाएगी। एवाईबी मीन्स एनएरोबिक, जिसमें हवा नहीं होती है। तो फिर वहाँ पर किण्वन होता है। और किण्वन किससे होता है, कंट्रोल किण्वन, ये बैक्टीरिया से होता है। कौन से लैक्टोबैसिलस जीवाणु। इस लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु से जो किण्वन होता है और उससे उत्पाद बनता है लैक्टिक अम्ल, मुख्यतः जो 8 से 12% तक उसके अंदर हो सकता है। और उसमें नमी भी रहेगी, नमी की मात्रा 60 से 70% रहेगी, और एल्कोहल का उत्पाद भी बनेगा। और एल्कोहल का उत्पाद क्या काम करेगा, उसमें सुगंध पैदा करेगा, जिससे पशु उसको अच्छी तरह चाप से खा सके। ये नहीं कि दुर्गंध पैदा हो जाए, सड़ांध मारे तो उसको पशु खाएगा ही नहीं। तो सुगंध पैदा करना भी इसमें उद्देश्य रहता है, वो हमारी एल्कोहल से होती है। और चारे का जो संरक्षण है वो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक अम्ल उसमें पैदा होता है, उसकी वजह से ये बात होती है। कई बार क्वेश्चन ये आता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, साइलेज में नमी की मात्रा, कितनी नमी की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि ये गीला चारा है। तो गीला चारा है तो 60% से 70% तक इसमें नमी की मात्रा होनी चाहिए। तो शुष्क पदार्थ कितना रह जाएगा दोस्तों, जब ये नमी की मात्रा ये आ जाएगी तो शुष्क पदार्थ मीन्स ड्राई मैटर, बचा हुआ ड्राई मैटर हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा 40 से 30%। बचा हुआ ड्राई मैटर रहेगा ना, तो ये ध्यान रखना, ये बार कई बार क्वेश्चन आता है। कितना परसेंट होता है, 60 से 70% इसके अंदर नमी की मात्रा होता है, पानी की मात्रा होता है। ठीक है बात। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो साइलेज हमारा बना है उसकी क्वालिटी को कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, साइलेज किस क्वालिटी का बना है। तो साइलेज की गुणवत्ता
को चेक करने के लिए को टेस्ट किससे किया जाता है? फिलिक्स इंडेक्स से, FLEIG, फिलिक्स इंडेक्स। साइलेज की गुणवत्ता का टेस्ट, को की जगह मैं लिख देता हूँ का, किससे? फिलिक इंडेक्स। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि कौन सा टेस्ट है जिससे साइलेज की गुणवत्ता चेक की जाती है? फिलिक्स इंडेक्स की वजह से की जाती है। आगे मैं बढ़ूँ तो क्या बढ़ूँ? अब मान के चलो मैंने ये फसलें ली जिनके अंदर शर्करा थी। कई बार ऐसा होता है कि बिना शर्करा वाली हमने फलीदार और फलीदार जो जिनमें कम शर्करा, उससे भी हम बना सकते हैं। तो हमको जो प्राथमिक रूप से जो चीज़ ध्यान रखनी है वो शर्करा ध्यान रखनी है। मैं कहता हूँ कि जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है, फलीदार जो होती हैं, फलीदार मीन्स लेग्यूमिनस होती हैं, जैसे रिजका, बरसीम, इनमें लेग्यूम होती है, नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। तो इनसे अगर मैं साइलेज बनाऊँगा तो कैसे बनाऊँगा? उसमें हमारी घुलनशील शर्करा कम है, तो घुलनशील शर्करा कम है तो बाहर से हम डाल के भी उसको बना सकते हैं। तब तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर? फलीदार फसलों से साइलेज बनाने के लिए 3 से 3.5% सीरा मोलेसेस ऐड किया जाता है या डाला जाता है। 3 से 3.5% मोलासेस अगर हम पर फलीदार फसल से बना रहे हैं। एक और पॉइंट है, हम साइलेज निर्माण में अगर नाइट्रोजन कंटेंट बनाना चाहते हैं तो साइलेज में प्रोटीन या नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए, वैसे तो हमको नाइट्रोजन नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन बढ़ाने से क्या होता है, वहाँ पर लैक्टिक अम्ल नहीं बनेगा तो ब्यूटारिक अम्ल बनेगा उसकी जगह। हमको बनाना लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल जब बनता है जब घुलनशील शर्करा होती है, परंतु हमने नाइट्रोजन डाल दी तो वो प्रोटीन हो गया। प्रोटीन या नाइट्रोजन जब किण्वन करता है तो क्या बनता है? ब्यूटारिक अम्ल बनता है, और ब्यूटारिक अम्ल से बनने वाला साइलेज बुरा साइलेज होता है, बैड साइलेज होता है, अच्छा नहीं होता। तो इसलिए नहीं करते। फिर भी साइलेज में नाइट्रोजन बढ़ाने की अगर मात्रा की बात करें तो साइलेज में प्रोटीन या नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए 1% यूरिया मिलाया जाता है। कितना प्रतिशत? 1% मिलाया जाता है। 1% यूरिया को मिला सकते हैं हम। और साइलेज का स्वाद बढ़ाना है, साइलेज का स्वाद बढ़ाने के लिए घर पे क्या करते हैं? सब्जी में नमक डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी नमक डाल सकते हैं। कितना? 0.5% नमक मिलाते हैं। 0.5% नमक मिलाने से स्वाद बढ़ जाएगा उसका। ठीक बात है, शाबाश। आइए, अब मैंने 2-3 बातें यहाँ पे बताई हैं आपको कि किस तरह से ये हम ऐड करके इसकी और क्वालिटी को सुधार सकते हैं। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ टाइप ऑफ साइलेज के प्रकार। टाइप ऑफ साइलेज के प्रकार। साइलेज के प्रकार मुख्यतः 3 तरह के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? पहला, वेरी गुड साइलेज। ध्यान रखना, इसको अच्छे से समझना, क्वेश्चन आएगा और 100% आएगा। वेरी गुड साइलेज और फेयर साइलेज।
मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रम संख्या और यहाँ लिख देता हूँ इंडेक्स। चलो देखते हैं क्या क्या मैं इसमें लिखने वाला हूँ। वेरी गुड में क्या आएगा, गुड में क्या आएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आना तय है। तो आइए देखते हैं कैसा तय है ये। क्रम संख्या एक पे इंडेक्स में लिख देता हूँ सबसे पहले पीएच मान। तो पीएच मान वेरी गुड साइलेज का होता है 3.5 से लेके 4.2 पीएच होनी चाहिए और गुड़ में होनी चाहिए 4.2 से 4.5 तक होनी चाहिए और फेयर में होती है 4.8 से ज़्यादा होती है तो वो फेयर होता है। अब तो ये स्थिति कब पैदा होती है मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन की बात। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 10% से कम, यहाँ 10 से 15% और यहाँ 20% से ज़्यादा। और इसके बाद अब मैं बात करूँगा तो लैक्टिक अम्ल की बात करूँगा। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल वेरी गुड साइलेज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये कम होता है यहाँ पर और बहुत कम होता है। ऐसे ही एक और अम्ल की बात मैं कर लेता हूँ, ब्यूटायरिक अम्ल। ब्यूटायरिक अम्ल की जब बात करूँगा तो यहाँ बहुत कम, नगण्य, यहाँ कम, यहाँ कम। अब क्वेश्चन क्या आएगा वो उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए पीएच का, इस पीएच का। इसको तो ध्यान रखना ही रखना है, इस टेबल में से और कुछ ध्यान रहे चाहे नहीं रहे। तो ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आ गया है कि वेरी गुड साइलेज की पीएच क्या होती है। कन्फ्यूजन यही हो जाता है वेरी गुड और गुड को लेके। कई बार लोग गुड़ की साइलेज, गुड साइलेज की पीएच को टिक कर देते हैं और वेरी गुड समझ लेते हैं उसको। तो वेरी गुड और गुड में दिमाग से काम करना। फेयर की तो क्लियर हो जाएगा 4.8 से, परंतु वेरी गुड और गुड में कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए स्पष्ट तरीके से याद करना, वेरी गुड में 3.5 से 4.2 और गुड में 4.2 से 4.5, एग्जैक्ट यही फिगर आता है। बाकी ब्यूटारिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल की मैंने बात बताई दी। लैक्टिक अम्ल कहाँ बनेगा ज़्यादा, जहाँ पर घुलनशील शर्करा अगर हमारे खाद्य पदार्थ में है, और ब्यूटारिक अम्ल कहाँ बनता है जहाँ पर नाइट्रोजन ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो जो ब्यूटारिक अम्ल वाला जो होता है वो खराब होता है, तो इसलिए ही ब्यूटारिक अम्ल क्या होता है, हमारा बिल्कुल नगण्य होता है, परंतु फेयर में होता है फिर भी। और लैक्टिक अम्ल बहुत ज़्यादा होता है किसमें, वेरी गुड में। तो हमको लैक्टिक अम्ल से ही मतलब है, लैक्टिक अम्ल ज़्यादा से ज़्यादा बने। ये हमने किस तरह से साइलेज का जो प्रकार है वो देखा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कि जो साइलेज जो बना रहे हैं उसको किस तरह से, साइलेज बनाने की विधि की बात मैं कर लेता हूँ। तो विधियाँ, साइलेज बनाने की विधियाँ, मेथड्स, किस विधि से हम इसको बना सकते हैं। मेथड्स में शाबाश, आइए देखते हैं। तो पहला है टावर साइलो। टावर साइलो, अब टावर साइलो जैसे क्या मतलब है। टावर, टावर हम जानते हैं कि जो भी टावर है वो धरती के ऊपर होता है, धरती के ऊपर होता है तो उसको टावर साइलो बोलते हैं। साइलो का मतलब है ऐसी संरचना जिसके अंदर साइलेज भरा जाता है। ठीक है, कोई ड्रम है तो ड्रम नुमा चीज़ में अगर कोई पैक कर दिया तो वो साइलो कहलाएगा। साइलो मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर साइलेज बनाया जाता है। तो टावर साइलो का मतलब हो गया वो ज़मीन के ऊपर बनाया जाता है, ज़मीन के ऊपर बनाए जाने वाला, बनाए जाने वाला। तो इसकी डायमेंशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी
पर एक जो आइडियल होता है उसके लिए मैं बात कर लेता हूँ। ये एक टावर बन गया ज़मीन के ऊपर, ये ज़मीन है, इसके ऊपर ये बना दिया, तो इसका जो व्यास है ये व्यास होता है, और ये व्यास कितना होना चाहिए, ये 3 मीटर का व्यास होना चाहिए। और ये जिसकी ऊंचाई है, सॉरी, ये 6 मीटर का इसका व्यास होना चाहिए, और जिसकी ऊंचाई है ये 9 मीटर की होनी चाहिए। ये हमारा इस तरह का साइलो बन जाएगा। कौन सा? टावर साइलो, जो ज़मीन के ऊपर बनाते हैं। अब मैं एक और दूसरे तरीके की जो साइलो उसकी बात कर लेता हूँ। उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा डायमेंशन का अंतर है, परंतु उसको क्या बनाएंगे, अंडरग्राउंड। अब बात करता हूँ मैं पिट साइलो की। पिट साइलो का मतलब है ज़मीन के नीचे, ज़मीन के नीचे बनाया जाता है। ज़मीन के नीचे कैसे बनाएंगे, तो अंडरग्राउंड हो जाएगा। ये ज़मीन है, ये ज़मीन का लेवल है, और उसके नीचे बना देंगे तो ये पिट बन गई। और इसका जो व्यास है वो है 3 मीटर, और इसकी जो गहराई है वो है 6 मीटर। ये अंतर है थोड़ा सा डायमेंशन का, वो 6-9 है, ये 3-6 है। ये हो गई बात हमारी टावर साइलो की, पिट साइलो की। एक ट्रेंच साइलो और होता है, उसको भी मैं यहीं लिख देता हूँ, आ जाएगा। चलें, शाबाश। अब है ट्रेंच साइलो। ट्रेंच साइलो, ट्रेंच का मतलब है गुफा नामक आकृति, गुफा नुमा साइलो, ट्रेंच। ये भी ज़मीन के अंदर ही बनेगा, ज़मीन के नीचे गुफानुमा। तो गुफानुमा ये ज़मीन का लेवल है, इस ज़मीन से इस तरह से एक गुफा नामक संरचना बना लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी एक समझने वाली बात ये होती है कि जहाँ ज़मीन का सरफेस होता है, ज़मीन का तल होता है, वहाँ तो उसका ये जो व्यास है, ये व्यास 2.5 मीटर का होता है, 2.5 मीटर। परंतु नीचे की साइड जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं गहराई में, वो 3-4 मीटर के आसपास इसका व्यास बढ़ता जाता है। पहले सकरा होता है ज़मीन के वहाँ, और नीचे ज़मीन के अंदर इसका चौड़ा होता जाता है। तो ये ट्रेंच साइलो, ये हमने 3 तरह के जो मेथड हैं, टावर, पिट और ट्रेंच साइलो का देखा। अब एक चौथा तरह का भी आता है जो बैग साइलो बैग मैंने बताए थे, तो मैं चौथा तरह का भी यहीं लिख देता हूँ, साइलो बैग। साइलो बैग पॉलीथीन के, तो जो पॉलीथीन वाले बैग मैंने आपको फ़ोटो में दिखाए थे वही हैं साइलो पॉलीथीन बैग, जिनमें बैग में भर भर के, ये बैग होता है पॉलीथीन का, इसमें साइलेज भर देते हैं। वो कितनी कैपेसिटी का ही हो सकता है, लगभग 50 किलो का एक बैग होता है। मशीन से लपेट देते हैं उसके अंदर पॉलीथीन, और फिट हो जाता है। क्लियर? ये हमारी विधि हो गई 4 तरह की, अच्छे से समझ लेना। कई बार पूछ लेते हैं कौन सी विधि है। अब मैं बात करता हूँ साइलेज बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं क्या, एन साइलेज। एन साइलेज या एन साइलिंग। एन साइलेज या एन साइलिंग क्या होता है, साइलेज बनाने की प्रक्रिया। साइलेज बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एन साइलिंग कहते हैं। एक और है साइलेज बनाने की विधि, उसके बारे में 2 पॉइंट लिख लें। AIV मेथड ऑफ साइलेज मेकिंग। साइलेज बनाने का AIV तरीका, AIV मेथड ऑफ साइलेज मेकिंग। इसके अंदर कुछ विशेष नहीं करना। क्या करते हैं यहाँ पर, इसके अंदर, इसमें HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व H2SO4
H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है, का उपयोग किया जाता है। क्लियर हुई बात। HCl और H2SO4 अम्ल का उपयोग इस विधि में किया जाता है। इतना सही आता है इसके अंदर AIV मेथड में। दूसरा इसकी जो pH है, क्योंकि अम्ल ले रहे हैं तो pH इसकी क्या होती है, 4 से कम होती है, 4 से कम pH इसकी होती है। ये सबसे पहले स्टार्ट कहाँ किया गया था, फिनलैंड में। फिनलैंड, ये भी कई बार पूछ लेते हैं पर इम्पोर्टेंट नहीं है। फिनलैंड में इस मेथड को सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। तो ये बातें हुई किस तरह से साइलेज प्रक्रिया होती है और साइलेज मेकिंग की जो AIV मेथड है वो क्या होती है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों आप लोगों से, एक बहुत ही बेहतरीन बात है। सब चीज़ कर ली, पौधे को काट लिया, कुट्टी कर ली, भर लिया, फिल कर लिया और गड्ढे में डाल दिया, ढक दिया, AYV किण्वन हो गया, सब कुछ हो गया। तो सिंपल सा बात है, सर ये बताओ कि कितने दिन में तैयार हो जाता है, पहला क्वेश्चन। तो कितने दिन लगते हैं साइलेज को बनने में। गड्ढे में भर लिया, दबा दिया, पैक कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो इसको लगते हैं, ध्यान से सुनना, 45 दिन। 45 दिन के अंदर पूरी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है किण्वन की और साइलेज का निर्माण हो जाता है। तो साइलेज में लगने वाला समय इंपॉर्टेंट है, कितने दिन है, 45 दिन। ये भी ध्यान तुमको रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। साइलेज निर्माण में लगने वाला समय कितना, 45 दिन। अब दूसरी बात यह आएगी कि साहब ये बताओ कि साइलेज को उस में दबा के कितने दिन तक रख सकते हैं, है कि नहीं। जैसे हमने अचार बनाया है, साइलेज है क्या, एक्चुअली अचार है। साइलेज को अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो अचार, हमने अचार बना लिया। और अचार जैसे मान के चलो आज डाला मैंने केरी का अचार, और केरी का अचार आज ही डाला तो आज ही बन जाएगा कि नहीं बनेगा, टाइम तो लगेगा 10-20 दिन 15 दिन, जब बनेगा वो अचार रखा रखा डब्बे में। ऐसे ही इसको 45 दिन लगते हैं। और कितने दिन तक वो ख़राब नहीं होता है, तो यहाँ पर यह कब तक उपयोग में ले सकता है, तो उसके लिए अधिकतम उपयोग में लिए जाने का समय 2 साल। 2 साल तक इसको उपयोग में ले सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़ की एक्सपायर डेट होती है, चाहे पैक कर दो चाहे कुछ कर दो। जैसे हम दूध की थैली लाते हैं तो 2 दिन, पनीर लाते हैं तो 7 दिन, अचार लाते हैं साल भर, साइलेज लाते हैं 2 साल। इस तरह से इसका भी टाइम पीरियड होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि 1000 किलोग्राम साइलेज निर्माण के लिए 1000 किलोग्राम साइलेज निर्माण के लिए बनने वाले या बनाने वाले घोल का मिश्रण कौन कौन सी चीज़ इसमें डालते हैं 1000 kg के लिए। तो दोस्तों उसमें सीरा लेते हैं 5 किलो, ठीक है। नमक लेते हैं इसमें 250 ग्राम। एसिटिक सिरके का अम्ल या प्रोपियोनिक एसिटिक या प्रोपियोनिक अम्ल लेते हैं इसमें 100 ml और पानी लेते हैं 1 लीटर। इस पूरे को मिश्रण को घोल बना के, इसका घोल बना के छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करना है कितने पर, 1000 kg साइलेज में। ये ध्यान रखना, 1000 किलो साइलेज बनाना, तो ये मिश्रण बना के घोल बना के इसका
छिड़काव कर देंगे तो वो अच्छा साइलेज बहुत अच्छा बनेगा। सीरा डाल दिया, नमक डाल दिया स्वाद के लिए। सीरे से क्या होगा, उसका जो किण्वन प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाएगी, अच्छी होगी, जल्दी होगी, ज़्यादा टाइम तक के लिए रहने वाली है। ये बातें आपको समझ में आई साइलेज के बारे में। अब मैं ये देखता हूँ कि ये सब बन गया कर गया, तो उसके बाद साइलेज का जो रंग है वो कैसा होगा। तो ये साइलेज का रंग है लास्ट में। ये साइलेज है बना हुआ 45-50 दिन के बाद। मक्का के दाने इसमें दिख रहे हैं, क्योंकि मक्का के दाने सहित हमने उस फसल को काटा था। ये मक्के के दाने हैं, मक्का दाना, और ये उसके तने और पत्तियों के हैं। तो ये रंग है साइलेज का कौन सा, ये आपको अच्छी तरह से दिख रहा है साइलेज का रंग। इस रंग का नाम है पीला या फिर भूरा, येलोइश ब्राउन। इस कलर का ये साइलेज का निर्माण होता है। इसमें सुगंध अच्छी आती है और अम्लीय सुगंध आती है, अम्लीय सुगंध, इससे पशु उसको चाव से खाता है। तो दोस्तों साइलेज के लिए बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं। एक एक चीज़ जो बताई है बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। क्वेश्चन ऐसे कैसे भी आ सकता है, और जो क्वेश्चन आने हैं वो फिक्स हैं, उनका भी आपको मैंने बता दिया कौन कौन से आएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से साइलेज में से आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या क्या आज आप लोगों को पढ़ा दिया साइलेज के अंदर। सबसे पहले तो साइलेज का जो प्रिंसिपल है वो कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन है, और इसके अंदर जो मोटे तने वाली घुलनशील शर्करा उपलब्ध हो ऐसी और नमी युक्त हो, उस ऐसी फसलों का चयन यहाँ पर किया जाता है। सबसे बेस्ट फसल है मक्का। कटाई का समय मैंने फ्लोवरिंग से और मिल्किंग दुग्ध अवस्था तक बताया गया है। मक्का, ज्वार, बाजरा, इसमें से मक्का सबसे बेस्ट हमारी रहती है। ये क्लियर। आगे मैं बात करूं, कटिंग करनी है, कटिंग टुकड़ों में करके उसको फिलिंग करनी है। फिलिंग के बाद उसको प्रेशराइज करके दबा देते हैं जिससे एयर निकल जाए और एवाईबी बन जाए। कई बार बनाने के बाद फिर उसको पैक करते हैं, तो पैक बैग में भी किया जा सकता है, फिर स्टोर कर सकते हैं। अब घुलनशील शर्करा के साथ क्या होगा, अंदर पूरा एनारोबिक कंडीशन हो गई, वहाँ कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन से लैक्टिक अम्ल बनेगा, एल्कोहल बनेगा, और पीएच मान गिरते ही वो संरक्षित हो जाएगी। तो साइलेज का जो नमी की मात्रा है वो भी आप लोग ध्यान रखें। ये नमी की मात्रा पूछी जाती है 60 से 70% होती है। साइलेज की गुणवत्ता का टेस्ट फ्लिक्स इंडेक्स द्वारा किया जाता है, ये भी कई बार पूछा जाता है। फलीदार में अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें सीरा मिला सकते हैं 3 से 3.5%, और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ानी है प्रोटीन की तो वो 1% यूरिया मिला के कर सकते हैं, और स्वाद बढ़ाना है तो वो ½ नमक मिला के भी हम कर सकते हैं। ये टेबल इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पीएच मान। तो वेरी गुड साइलेज का 3.5 से 4.2, गुड का 4.2 से 4.5, और फेयर का 4.8 से ज़्यादा। जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा हमारा साइलेज खराब होता जाएगा। जिस पीएच पीएच नीचे नीचे आएगी, जैसे जैसे नीचे मीन्स 7 से नीचे, अम्लीयता की तरफ बढ़ना चाहिए। अम्लीयता जितनी रहेगी उतना ही अच्छा हमारा साइलेज रहेगा। ये विधि मैंने बताई थी। टावर साइलो जो ज़मीन के ऊपर बनता है, पिट साइलो ज़मीन के अंदर बनता है, ट्रेंच जो गुफा ज़मीन के नीचे बनती है, और पॉलीथीन ये बैग हैं, जो बैग मैंने अभी ये बताए थे आपको। साइलेज बनाने की प्रक्रिया एनसाइलेज कहलाती है, एनसाइलिंग भी कहते हैं। एआईवी मेथड में HCl और H2SO4 का उपयोग किया जाता है। इन दो अम्लों का उपयोग किया जाता है। पीएच 4 से कम यहाँ पर रहती है। एआईवी मेथड ऑफ साइलेज मेकिंग। साइलेज निर्माण में लगने वाला समय 45 दिन है, और अधिकतम 2 साल तक इसका उपयोग कर सकते हैं। और 1000 किलो साइलेज निर्माण के लिए इस तरह का एक घोल बनाना है, उसको छिड़क देना है, जिसमें सीरा 5 किलो लेना है, नमक 250 ग्राम लेना है, एसिटिक या प्रोपियोनिक अम्ल 100 ml लेना, और 1 लीटर पानी में ये सब घोल बनाना है। फाइनली जब साइलेज बन जाता है तो साइलेज का जो रंग है वो येलोइश ब्राउन होता है, पीला कलर ब्राउन कलर का होता है, और दाने भी इसमें मिलेंगे क्योंकि कटाई हमने फसल की उस टाइम पे की है जिस टाइम पर उसमें दाने आ गए हों। ये बातें साइलेज के बच्ची। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, एक आता है हेलेज। हेलेज तो हेलेज में कुछ भी नहीं है, ये ऐसी स्थिति वाला चारा है जिसमें हे प्लस साइलेज को मिला के हेलेज बोला जाता है। हमको पता है इसकी नमी की मात्रा कितनी है, हे में 12 से 14%, साइलेज में 60 से 70%।
तो हेल एज में जो नमी है दोस्तों 45 से 55%, बीच की रेंज आ जाएगी। इन दोनों की बीच की रेंज आ जाएगी कितनी, 45 से 55%। ये तो हो गया हेल एज। एक और आता है वेस्टलेज। वेस्टलेज, वेस्टलेज क्या होता है, ये पशुओं के अपशिष्ट, अपशिष्ट से, अपशिष्ट मतलब वेस्ट, इसलिए वेस्टलेज से बनने वाला वेस्टलेज होता है। इसमें कोई खास बात नहीं है, पशुओं का अपशिष्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे गोबर है, ठीक है, उससे कुछ हम बना सकते हैं तो उसको वेस्टलेज बोला जाएगा। तो ये आज का टॉपिक साइलेज का हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा और आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू।